दोस्तों आपको टेस्ट देने के लिए क्या करना है, टेस्ट देने के लिए आपको 1 से 17 नंबर तक के क्वेश्चन अपने नोटबुक में उतार देना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं, आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखना है। फिर मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करना है और बाद में जब वीडियो का एंड हो जाए तब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो चलता है क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है द ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, रक्त समूह जिसे सार्वभौमिक दाता के रूप से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल दाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर पूछा है दाता के रूप में। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बताइए, अपने आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है क्या है यहां पर, ओ नेगेटिव। देखो अगर हम बात करें किसकी, यूनिवर्सल डोनर की। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर की बात करें, पर डोनर की, तो डोनर में कौन आता है, ओ नेगेटिव। ये ध्यान रख लेना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये है ओ नेगेटिव। बात करें अगर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट की, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है सर्वग्राही। तो मैं आपको दोनों पॉइंट यहीं पर क्लियर कर देता हूं। सर्वग्राही ये भी पूछा जाता है कई बार, सर्वग्राही कौन सा है, तो वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान में रख लेना कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। ये सर्वग्राही है, यानी कि ये हर किसी भी ब्लड ग्रुप के से ये ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से जो टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट के रूप से जाना जाता है, इन द फॉलोइंग विच टेस्ट इज आल्सो नोन एज ट्यूबरकुलिन टेस्ट। यानी कि किस टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट, मोंटाक्स टेस्ट, विडाल टेस्ट। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, आपको अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर है वो है मैंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो क्योंकि ये जो टेस्ट है मैं आपको बता देता हूं इस टेस्ट को कैसे करते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। इस टेस्ट को करने के लिए क्या किया जाता है कि इस टेस्ट को करने के लिए क्या किया जाता है, 0.1 ml किसको लिया जाता है, पीपीडी। किसको लिया जाता है, पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को। ठीक है, और इसको कहां पे लगाया जाता है, यहां पर इंट्राडर्मली लगाया जाता है। जब अगर इरिथमा 10 mm के लगभग बन जाता है, कितना, 10 mm के लगभग बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मोंटाक्स टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको किसके लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहां पर इसको ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। अब ये 10 mm बनता है तभी इसे हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर ये 5 mm से नीचे है, कितना, 5 mm से नीचे, तो ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव है। ध्यान में रख लेना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 5 mm से नीचे है तो नेगेटिव है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर बाकी 5 से 8 के बीच में आता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन डाउटफुल। क्या कहते हैं उसे अपन, अगर 10 से नीचे है तो उसे क्या कहेंगे अपन, डाउटफुल। 10 और 5 के बीच में है तो उसे कहेंगे अपन डाउटफुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहां पे पूछा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। मशरूम जहर विषाक्तता के प्रति किसको दिया जाता है, एंटीडोट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, डियोस्टिकमाइन, एट्रोपिन, नॉलोक्सोन एंड एसिटाइल सिस्टीन। तो किसको दिया जाता है, मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग जानते हो, जैसे आप कुकुरमुत्ता देखते हो ना ऐसे छतरी टाइप, उसकी वजह से कई बार उसको इंजेक्शन कर लिया जाता है
चाइल्ड्स क्या उसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं अपन मशरूम पॉइजनिंग। तो उसका एंटीडोट क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो है एट्रोपिन। जो एट्रोपिन होता है वो मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना एट्रोपिन। देखो यहां पर मैं और का एंटीडोट भी आपको बता देता हूं। देखो एट्रोपिन किसका है? ये किसका है? मशरूम का। जो मशरूम होती है उसका एंटीडोट है, मशरूम का एंटीडोट है। नैलोक्सोन किसका है? इसको मैं बता देता हूं, ये मॉर्फिन का एंटीडोट है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, मॉर्फिन का एंटीडोट है। और एन एसिटाइलसिस्टीन किसका है? ये पैरासिटामोल का है। किसका? पैरासिटामोल। ठीक है, पैरासिटामोल का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी। तो यहाँ पर ये मशरूम का हो गया, ये पैरासिटामोल का, ये मॉर्फिन का हो गया, ये पैरासिटामोल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। किस विटामिन को एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है? विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसे कहते हैं अपन एंटी हीमोरेजिक। यानी ब्लड को जो ब्लीडिंग होती है उसे बंद करने का काम करता है। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? आपको अपनी आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहां पे सही आंसर है वो है विटामिन के। देखो जो विटामिन के होता है, विटामिन के होता है, ये क्या काम करता है? ब्लीडिंग को कम करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, उसको ये बनाता है। जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको ये क्या करता है? सिंथेसिस करवाता है। तो इसलिए ये क्या है? हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लोटिंग में। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए किसमें? विजन में हेल्प करता है। विटामिन डी बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट करने का काम करता है। और विटामिन B12 की बात करें तो ये अनीमिया को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो आरबीसी होती है, ब्लड सेल्स होती है, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहां पर सही आंसर था अपना विटामिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कितने से अधिक तापमान होता है तब हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है? अबो व्हाट टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज यूज्ड? 101 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट। यानी कि कितने से तापमान ज्यादा हो जाता है तो उसे अपन हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है आपको। दोस्तों कई बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूं, तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं आपको इसमें लिख लिया करो, ताकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो 105, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, किसमें? ये फ़ारेनहाइट में। यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसे कहते हैं अपन हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें पर यहां पर क्वेश्चन में पूछा है टाइडल वॉल्यूम इज एन अडल्ट अबाउट। एक वयस्क व्यक्ति का कितना टाइडल वॉल्यूम होता है? 300 ml, 500 ml, 1000 ml, 700 ml। तो कितना होता है? यहां पे सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है 500 ml। 500 ml होता है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं अभी। जैसे कि ये लंग्स होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ऐसे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जितनी एयर एक साथ, मतलब जितनी एयर नॉर्मली मूवमेंट होती है उसे कहते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसे अपन? उसे कहते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। जैसे नॉर्मली जो लंग्स के अंदर जो एयर मूवमेंट होता है उसे कहते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो मूवमेंट होता है वो कितनी एयर मूवमेंट होती है? 500 ml। तो इसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो यहां पर सही आंसर है वो 500 ml। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन काफी इजी। एक व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर होती है द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन अडल्ट, ठीक है, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसकी नॉर्मल श्वसन दर कितनी होती है, 10 प्रति मिनट, 16 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 36 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो होता है 16 प्रति मिनट, ठीक है, 16 प्रति मिनट। समझ में आ गया। अगर हम बात करें नॉर्मल जो रेस्पिरेशन वो होता है 12 से 24 के बीच में होता है, ठीक है, 12 से 24 के बीच में होता है। अगर 12 से कम जाता है तो उसे कहते हैं अपन ब्रेडिप्निया, ठीक है, और अगर 24 से ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं अपन टैकिप्निया। समझ में आ गया, ठीक है। तो यह होता है 12 से 24 के बीच में, तो लेकिन नॉर्मल की बात करें एक एवरेज तो वो कितनी होती है, 16 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ध्यान रख लेना, ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन फोकस्ड ऑन अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। क्वेश्चन को तो काफी डिफिकल्ट बनाया है, लेकिन इसका मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में प्रारंभिक निदान और उपचार पर किस स्तर की रोकथाम को केंद्रित करता है। कहने का मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस प्रकार का प्रिवेंशन है, प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम, मौलिक रोकथाम। तो क्या है यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन में पूछा अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट टू ट्रीटमेंट, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है सेकेंडरी रोकथाम या द्वितीयक रोकथाम। यानी कि जो अगर हम बात करें अर्ली डायग्नोसिस की, प्राथमिक रोकथाम की बात करें तो प्राथमिक रोकथाम का मतलब, जैसे मान लो ये सपोज करो ये पेशेंट है, अब मैं आपको बता रहा हूं प्राथमिक रोकथाम कैसे करते हैं। प्राथमिक रोकथाम और सेकेंडरी रोकथाम में क्या अंतर है। देखो ये पेशेंट है, मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। मान लो ये पेशेंट है, इसको सबसे पहले क्या हुआ, इसको क्या हुआ, मान लो इसको जॉन्डिस हुआ, क्या हुआ, इसको जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस। तो इसमें अब क्या है, जॉन्डिस हुआ है तो प्राथमिक रोकथाम की अगर बात करें अपन, तो प्राथमिक रोकथाम में क्या है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको क्या करना है, रोकना है। जो पॉजिटिव फैक्टर, जैसे कि मान लो जॉन्डिस कैसे हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ऐसी स्थितियों में इसको रोकना है। द्वितीय रोकथाम की बात करें, जैसे जॉन्डिस का पता लग गया, अब उसका ट्रीटमेंट करना है। तृतीयक रोकथाम यानी कि टर्सरी प्रिवेंशन, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है प्रीमोडियल रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो सही आंसर है अपना वो है सेकेंडरी रोकथाम। समझ में आ गया। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में ही डिजीज को रोकना, डिजीज होने से बचाना है। दूसरा डिजीज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तीसरा उसका टर्सरी केयर करना। चौथा, ये इसका मतलब क्या होता है, प्रीमोडियल का मतलब होता है जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको कम करना, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिटोट स्पॉट इन यंग चिल्ड्रन इंडिकेट द डिफिशियंसी ऑफ। छोटे बच्चों में बिटोट के धब्बे किस विटामिन की कमी को दर्शाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि जो ये बिटोट के जो धब्बे होते हैं वो किस विटामिन की कमी को दर्शाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो है विटामिन ए। मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि विटामिन ए का काम क्या है, ये विजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये विजन में, जो विजन होता है उसके अंदर हेल्प करता है। तो आई के अंदर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो आई के अंदर क्या होते हैं, जो आई होती है वहां पर क्या होने लगते हैं, कुछ आई के अंदर ऐसे बिटोट्स स्पॉट बन जाते हैं, ऐसे धब्बे बन जाते हैं। किसके अंदर, आई के अंदर। जो आंख होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। जो आई होती है उसके अंदर ऐसे धब्बे बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन, बिटोट्स स्पॉट। क्या कहते हैं इसे अपन, बिटोट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिटोट स्पॉट किसकी वजह से बनते हैं, तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। अब मैं बाकी और का भी बता देता हूं ताकि अपना जो उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन सोल्व हो। विटामिन ए से कौन से, बिटोट स्पॉट या फिर
नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की जो डिफिशियंसी होती है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि विटामिन बी में B1, B2, B3 ऐसे हैं। बात करें अगर विटामिन सी की, तो इससे होता है, क्या होता है इससे गम्स से जो ब्लीडिंग होती है, क्या होता है, जिंजिवाइटिस हो जाती है और गम्स से ब्लीडिंग होने का चांस होता है, कहते हैं विटामिन सी से। विटामिन डी की बात करें तो इसकी डिफिशियंसी से 2 बीमारी होती है। कौन सी? एक तो होती है रिकेट्स और एक होती है ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होती है? बच्चों में होती है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? बड़ों में होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज मेन रीजन फॉर माइक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया का मुख्य कारण किस पोषक तत्व की कमी से है? फोलिक एसिड, अमीनो एसिड, आयरन, विटामिन सी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे क्वेश्चन में पूछा माइक्रोसाइटिक अनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो आयरन। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसाइटिक अनीमिया क्या होता है। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है माइक्रोसाइटिक। ठीक है, माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है जो आरबीसी जो सेल्स होती है उसका छोटा आकार बनने लग जाता है। क्या होता है? उसका जो आकार होता है आरबीसी का जो जो आकार होता है 7 μm का समथिंग होता है, इससे छोटा आकार बनने लग जाता है, उसे कहते हैं अपन माइक्रोसाइटिक अनीमिया। क्या कहते हैं उसे अपन? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये होता है आयरन की डिफिशियंसी से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। स्तनपान के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 1500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम। तो कितनी होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन पूछा है, प्रेगनेंसी नहीं पूछा है। यहां पर पूछा है लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन के अंदर होती है वो होती है 1500 मिलीग्राम। ठीक है, ध्यान रख लेना 1500 मिलीग्राम। तो ये सही आंसर है यहां पर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास होता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ऑक्सीपिटोफ्रंटल, मेंटोवर्टिकल, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल, बाइपेराइटल। तो यहां पर सही आंसर क्या है? अगर मैंने आपको पहले ही बोला है आपको टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहां पे सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है मेंटोवर्टिकल। मैं आपको समझा देता हूं, देखो कैसे होता है कि भ्रूण का जो स्कल होता है ऐसे होता है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं भ्रूण का स्कल कैसे होता है। ऐसे पूरा स्कल होता है ऐसे, ठीक है, और ये यहां से ऐसे स्कल होता है। अब जो हम बात करें किसकी, कौन सा, ये मेंटोवर्टिकल, तो ये मेंटम होती है और ये यहां पर वर्टिकल डायमीटर होता है। तो ये जो डायमीटर रहता है मेंटोवर्टिकल, ये जो डायमीटर होता है ये होता है 14 सेमी। कितना होता है? 14 सेमी। और सबसे बड़ा डायमीटर होता है किसका? फीटल स्कल का। बात करें ऑक्सीपिटोफ्रंटल की, ठीक है, तो ऑक्सीपिटो जो फ्रंटल ये डायमीटर होता है ये 11.5 सेमी होता है। कितना होता है? 11.5 सेमी। कौन सा? ऑक्सीपिटोफ्रंटल। बात करें सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल की, तो ये सब ऑक्सीपिटो जो फ्रंटल होता है ये होता है 10 सेमी। कितना होता है? ये 10 सेमी होता है। बाइपेराइटल डायमीटर की बात करें तो ये होता है 9.5 सेमी। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया अपना? मेंटोवर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है द फॉलोइंग आर स्किन चेंजेज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ठीक है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। गर्भावस्था में त्वचा में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से है एक के सिवाय। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक के सिवाय, यानी कि तीनों इसमें क्या है? तीन तो क्या है? प्रेगनेंसी के चेंजेज है और एक प्रेगनेंसी का चेंजेज नहीं है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? एक्जिमा, स्ट्राइक ग्रेविडम, लीनिया नाइग्रा, क्लोजमा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहां पे जो सही आंसर है वो है एक्जिमा। देखो स्ट्राइक ग्रेविडम भी होता है, लीनिया नाइग्रा भी होता है, क्लोजमा भी होता है, लेकिन एक्जिमा नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या है? सही है। ठीक है, स्ट्राइक ग्रेविडम जानते हो आप? जैसे ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सारा चीजें बता देता हूं, ओके, आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्राइक ग्रेविडम, ठीक है, ऐसे स्टिच मार्क होने लगते हैं
उसे स्ट्रेया ग्रेविडम कहते हैं। लीनिया नाइग्रा यानी कि जैसे एब्डोमेन होती है, ठीक है, ऐसे एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन, ये ऐसे एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन पे यहाँ पर क्या होता है, एब्डोमेन होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे एब्डोमेन होती है, तो एब्डोमेन पे यहाँ पर डार्क डार्क कलर होने लगता है, उसे कहते हैं अपन लीनिया नाइग्रा, ठीक है। और स्ट्रेया ग्रेविडम ऐसे स्टिच मार्क होने लगते हैं, उसे स्ट्रेया ग्रेविडम कहते हैं। क्लोज्मा फेस पर अपीयर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। जन्म के बाद निम्न में से किस मात्रा में रक्त की हानि प्रसवोत्तर रक्तस्राव को परिभाषित करने के लिए मापदंड है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फॉलोइंग बर्थ दैट डिस्क्राइब पोस्टपार्टम हेमोरेज। कुल मिला के यहाँ पर सारे क्वेश्चन में पूछा है कि पीपीएच किसे कहते हैं, आप तो ये दिमाग में रख लो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरे क्वेश्चन में इतनी लंबी लैंग्वेज बनाने का मतलब सिर्फ यही पूछा है कि पीपीएच किसे कहते हैं। जन्म के बाद निम्न में से किस मात्रा में रक्त स्राव की हानि प्रसवोत्तर रक्त स्राव को परिभाषित करने के लिए मापदंड है। यानी कि मतलब डिलीवरी के बाद में कितना ml ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे कहते हैं पीपीएच। 100 ml से अधिक, 250 ml से अधिक, 350 ml से अधिक, 500 ml से अधिक। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है 500 ml से अधिक, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 500 ml से अधिक ब्लड लॉस होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमोरेज, ठीक है। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। देखो पीपीएच दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इमीडिएट पीपीएच, ठीक है। पीपीएच यहां पर हमने देख लिया पीपीएच, एक हो गया अपना इमीडिएट पीपीएच, इमीडिएट पीपीएच, ठीक है। इमीडिएट पीपीएच का मतलब होता है, या इसे हम प्राइमरी पीपीएच भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, प्राइमरी पीपीएच। समझ में आ गया, प्राइमरी पीपीएच। तो ये प्राइमरी पीपीएच कितना होता है, 24 आवर्स के पहले, ठीक है। 24 आवर्स के पहले जो ब्लडिंग लॉस होता है उसे कहते हैं प्राइमरी पीपीएच, और 24 आवर्स के बाद में जो लॉस होता है उसे कहते हैं अपन सेकेंडरी पीपीएच। ध्यान में रख लेना, उसे क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी पीपीएच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स, एक्सक्लूसिव स्तनपान का अर्थ है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 3 महीनों के लिए केवल फॉर्मूला फीड, दोनों स्तन दूध और गाय का दूध, 6 महीने तक केवल स्तन का दूध, 3 महीने तक स्तन दूध और अर्धठोस भोजन। तो सही आंसर क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन में पूछा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है, कौन सा होगा यहां पे है ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 मंथ। 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। कितने तक, 6 मंथ तक। समझ में आ गया मेरे फ्रेंड्स, 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, उसे कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है जब एमनियोटिक द्रव कितना हो जाता है उसे पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोज डिफाइन व्हेन लिक्वियर एमनियोटिक फ्लूइड इज, ठीक है। यानी कि जब किसका एमनियोटिक द्रव का वॉल्यूम कितना हो जाता है उसे हम पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहते हैं। 250 से 500 मिली, 500 से 1000 मिली, 1000 से 1500 मिली और 2000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा अपना यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है 2000 ml से अधिक, ठीक है। 2000 ml से अगर अधिक हो गया किसका, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल, तो उसे क्या कहेंगे अपन, पॉलीहाइड्रोएमनियाज कहेंगे। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, ध्यान में रख लेना, 600 से 800 ml। कितना होता है, 600 से 800 ml, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर 2000 से ज्यादा हो गया तो इसे कहेंगे अपन पॉलीहाइड्रोएमनियाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हेल्प सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, हेल्प सिंड्रोम की जटिलता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पे क्वेश्चन पूछा है हेल्प सिंड्रोम किसकी जटिलता है, ठीक है।
प्री एक्लेम्पशिया, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज, एंटेपार्टम स्त्राव। तो किसका है? हेल्प सिंड्रोम किसकी जटिलता है, किसका कॉम्प्लिकेशन है? यहां पर सही आंसर क्या होगा? आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अगर आपको टाइम लगे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। तो यहां पर सही आंसर है वो है किसका? प्री एक्लेम्पशिया। अगर जो प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है उसमें क्या होता है? हेल्प सिंड्रोम होता है, HLLP। हेल्प सिंड्रोम का मतलब क्या है? H का मतलब हीमोलाइसिस, क्या होता है? हीमोलाइसिस। E का मतलब EL का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, L का मतलब LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। यानी कि हीमोलाइसिस हो जाता है और लीवर के एंजाइम एलिवेटेड हो जाते हैं और LP का मतलब लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन किसका है? प्री एक्लेम्पशिया का है। प्री एक्लेम्पशिया का मतलब जानते हो ना? प्री एक्लेम्पशिया क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटीनयूरिया होता है और हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें होती है? प्री एक्लेम्पशिया में होती है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? प्री एक्लेम्पशिया। ये नहीं है, ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर एक नीचे एक लिंक है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।